पिछले 50 सालों से ना तमिलनाडु की राजनीति को मतलब एक अभेद्य किले की तरह देखा जाता रहा है। एक ऐसा किला जहां सिर्फ दो ही बड़ी ताकतों का दबदबा था, डीएमके और एआईडीएमके। हाँ बिल्कुल, एक तरह की डुआपली बन चुकी थी वहां। सही का मतलब बड़े बड़े राष्ट्रीय दल आए, उन्होंने कोशिश भी की और इस किले की दीवारों से टकराकर बस वापस लौट गए। लेकिन फिर आता है साल 2026। एक ऐतिहासिक साल। बिल्कुल, एक ऐसी घटना घटती है जिसने इस 50 साल पुरानी ड्यूओपोली को जड़ से हिला दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किले को भेदने वाला कोई खानदानी नेता नहीं था। जी, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना करियर एक बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था। सोचिए, जिसकी जिंदगी की पहली कमाई सिर्फ 500 रुपए थी। एक ऐसा एक्टर जिसे उसकी शुरुआती फिल्मों के फ्लॉप होने पर उसके लुक्स के लिए बुरी तरह ट्रोल किया गया था। और आज वही व्यक्ति तमिलनाडु का 9वां मुख्यमंत्री है। सी जोसेफ विजय, जिन्हें दुनिया थलपति के नाम से जानती है। बिल्कुल, सिनेमा के थलपति से लेकर राज्य के नेता बनने तक का उनका ये जो सफर है ना, ये किसी मास एंटरटेनर फिल्म से कम नहीं है। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा उद्देश्य इसी असाधारण यात्रा को डीकोड करना है। और इस सफर की सबसे खास बात यह है कि देखिए, ये कोई रातों रात मिलने वाली सफलता नहीं थी। आज के इस डीप डाइव के लिए हमने न्यूज़ रिपोर्ट्स, विकिपीडिया, फिल्म रिव्यूज़ और राजनीतिक संचार पर लिखे गए एकेडमिक रिसर्च पेपर्स जैसे कई विविध स्रोतों का गहराई से विश्लेषण किया है। हाँ, क्योंकि इस रोमांचक सफर के हर पहलू को समझना किसी भी जिज्ञासु मन के लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ सिनेमा की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से देखते हैं। एक ऐसी त्रासदी से जिसके बिना शायद विजय का व्यक्तित्व वैसा बनता ही नहीं जैसा आज है। मैं भी वही सोच रही थी। 22 जून 1974 को उनका जन्म होता है। उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे और माँ शोभा एक मशहूर गायिका। मतलब एक कंफर्टेबल बैकग्राउंड था। हाँ, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ परिवार था। लेकिन बचपन में ही ना उन्होंने अपनी 2 साल की छोटी बहन विद्या को खो दिया। सोर्सेज में उनकी मां के हवाले से बताया गया है कि इस एक घटना ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। बहुत गहरा असर पड़ा था उन पर। मतलब एक चुलबुला बच्चा अचानक से बेहद शांत और क्या कहेंगे इंट्रोवर्टेड हो गया। देखिए, किसी भी इंसान की जिंदगी में, खासकर इतनी कम उम्र में, इतना बड़ा सदमा एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ता है। ये उनकी आगे की जिंदगी की खामोशी को समझने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सही बात है। उनकी शुरुआत बहुत छोटी थी। 1984 की फिल्म वेत्री में उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, जिसके लिए उन्हें वो 500 रुपए मिले थे। और शायद पढ़ाई में भी उनका मन ज्यादा नहीं लगा ना। जी, उन्होंने लोयोला कॉलेज में एडमिशन तो लिया था, लेकिन एक्टिंग पर पूरी तरह फोकस करने के लिए उन्होंने वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जो मुझे सच में सबसे ज्यादा हैरान करता है। मतलब 1992 में उनकी पहली लीड फिल्म आती है, नलाइया थेरपू। हाँ, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बुरी तरह फ्लॉप हुई थी वो। लेकिन बात सिर्फ फ्लॉप होने की नहीं थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त की फिल्म मैगजीन्स ने उनके लुक्स को लेकर इतनी तीखी, इतनी भयानक आलोचना की जो किसी भी 18 साल के लड़के का आत्मविश्वास तोड़ सकती थी। बहुत ही कड़वा क्रिटिसिज्म था वो। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी स्टार्टअप का पहला प्रोडक्ट मार्केट में बुरी तरह फेल हो जाए। जब लोग कह रहे हों कि आपके अंदर वो बात ही नहीं है, तो वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजिक पिवट की। उनके पिता ने, जो खुद एक अनुभवी डायरेक्टर थे, ये बात तुरंत भांप ली कि अकेले विजय को लॉन्च करना अभी रिस्की है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1993 में एक फिल्म बनाई, सेंथुरा पांदी, और इसमें उन्होंने विजय को उस दौर के एक स्थापित मास स्टार विजयकांत के साथ कास्ट कर दिया। ओह, मतलब एक बड़े स्टार की ऑडियंस का फायदा उठाना। एकदम सही। ये विजयकांत की मास अपील को विजय की तरफ ट्रांसफर करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई पूरी तरह से। और वहीं से उन्हें एक नया तमगा मिला जिसने उनकी आगे की पहचान तय की, इलाया थलपति, जिसका मतलब होता है युवा कमांडर। इलाया थलपति। जी, लेकिन एक बार जब उन्हें दर्शकों का ध्यान मिल गया तो उन्होंने तुरंत एक्शन फिल्में नहीं चुनी। उन्होंने रोमांटिक रोल्स पकड़े,
जैसे पूवे ओनक्काहा और कादलुक्कू मर्यादाई जैसी फिल्मों ने उन्हें युवाओं के बीच एक सॉफ्ट लवेबल हीरो बना दिया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मतलब एक सॉफ्ट रोमांटिक हीरो जिसे लोग पसंद करते हैं, वहां से एक ऐसा मास लीडर बनना जिसके पीछे पूरी भीड़ चल पड़े, ये जंप बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा जंप है ना? क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में सिर्फ मीठी बातें करके आप 50 साल के सियासी किले को नहीं तोड़ सकते। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर कब और कैसे शुरू हुआ? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हमें उन एकेडमिक रिसर्च पेपर्स में मिलता है जो रणनीतिक संचार पर लिखे गए हैं। रोमांटिक हीरो से मास लीडर बनने का ये सफर एक बहुत ही गहरी आइडियोलॉजिकल लेयरिंग का नतीजा था। आइडियोलॉजिकल लेयरिंग मतलब वैचारिक परतें बनाना। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है अपने दर्शकों के दिमाग में धीरे धीरे एक एक करके एक खास वैचारिक छवि बनाना। ये शुरू हुआ 2003 की फिल्म थिरुमलाई से, जहां उन्होंने रोमांस छोड़कर पूरी तरह एक्शन की तरफ रुख किया। और फिर 2004 में घिल्ली आई थी। घिल्ली, जो 50 करोड़ कमाने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई। लेकिन देखिए, एक्शन हीरो बनना सिर्फ पहला कदम था। असली खेल उनकी आगे की फिल्मों में था, जहां उन्होंने अपनी फिल्मों को ही एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। हाँ, जैसे अगर हम कत्थी, मार्शल या सरकार जैसी फिल्मों को देखें, उनमें उनका कैरेक्टर सिर्फ गुंडों को नहीं पीट रहा था, वो भ्रष्टाचार से लड़ रहा था, सिस्टम से सवाल कर रहा था। बिल्कुल, और वो भी बिल्कुल एमजीआर की तरह। मतलब ये राजनीति में आने का कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये तो एक 15 साल लंबा प्री मार्केटिंग कैंपेन था। उन्होंने सिनेमाई पर्दे को ही अपना मंच बना लिया था। यही बात रिसर्च पेपर्स में इमेज ट्रैप की थ्योरी के नाम से समझाई गई है। विजय ने एमजीआर के ब्लूप्रिंट का बहुत सावधानी से पालन किया। गरीबों का मसीहा, महिलाओं का रक्षक। और 2017 की मर्सल के बाद तो उन्होंने इलाया थलपति से इलाया शब्द ही हटा दिया। वो सिर्फ थलपति यानी कमांडर बन गए। सही कहा। उन्होंने स्क्रीन की छवि और असल जिंदगी को इतना मिला दिया कि दर्शकों के लिए दोनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। पर एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक डाउट है। क्या ये माना जा सकता है कि लोग सिर्फ किसी की ऑन स्क्रीन छवि देखकर उसे असल जिंदगी का मसीहा मान लेंगे? सिनेमा और हकीकत में तो बहुत फर्क होता है ना? आपका डाउट बिल्कुल जायज है, और यहीं पर उनकी रणनीति का वो हिस्सा आता है जो अक्सर छुप जाता है। ये सिर्फ पर्दे की बात नहीं थी। 2009 में ही उन्होंने विजय मक्कल इयक्कम यानी वीएमआई फैन क्लब की स्थापना कर दी थी। अच्छा, फैन क्लब? पर फैन क्लब तो हर स्टार का होता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों के पोस्टर लगाने वाला क्लब नहीं था। ये एक तरह का ग्राउंड लेवल नेटवर्क था जो लोगों की असल में मदद कर रहा था, खूनदान से लेकर प्राकृतिक आपदाओं में राहत सामग्री बांटने तक। ओहो, मतलब जो मसीहा पर्दे पर दिख रहा था, उसके लोग असल में जमीन पर काम कर रहे थे। इमेज और रियलिटी को जोड़ दिया गया। बिल्कुल, लेकिन देखिए, जब कोई सफलता के शिखर पर पहुंचता है तो चुनौतियां भी उतनी बड़ी आती हैं। और 2026 का साल उनके लिए एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आया। हाँ, जननायकन फिल्म वाला विवाद। जी, जननायकन उनकी आखिरी फिल्म थी और सोर्सेस के अनुसार इसका बजट 300 से 500 करोड़ के बीच था। और शायद इसके लिए उन्हें 250 से 350 करोड़ रुपए मिले थे, जो उन्हें भारत का सबसे महंगा एक्टर बनाता है। बिल्कुल, लेकिन फिर शुरू हुआ विवाद। सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी ने फिल्म रोक दी, कोर्ट केस हुआ और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अप्रैल 2026 में फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। माय गॉड, चुनाव से ठीक पहले। हाँ, और इससे लगभग 400 करोड़ का नुकसान बताया गया। लेकिन बात सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की नहीं थी ना। इसी दौरान फरवरी 2026 में उनकी पत्नी संगीता ने 26 साल की शादी के बाद तलाक की अर्जी दे दी। मतलब निजी जिंदगी में भी इतनी बड़ी उथल-पुथल। बहुत बड़ा व्यक्तिगत संकट था ये। लेकिन राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा बवंडर तब उठा जब करूर की एक रैली में भगदड़ मच गई। उफ, वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था। 41 लोगों की मौत हुई थी उसमें। जी, और यहाँ से जो बयानबाजी शुरू हुई उसने पूरे माहौल को गर्म कर दिया। देखिए, हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ सोर्सेज में दी गई जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ विश्लेषण करना है। तो एक तरफ विरोधी दलों ने, विशेषकर एमके स्टालिन की पार्टी ने विजय पर इस हादसे को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने इसे प्रशासनिक अनुभवहीनता का सबूत बताया कि जो इंसान एक रैली नहीं संभाल सकता वो राज्य क्या संभालेगा। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ टीवीके यानी विजय की पार्टी ने इसे अपने नेता को रोकने की एक राजनीतिक साजिश बता दिया।
और सेंसरशिप वाले मुद्दे पर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच काफी विवाद हुआ। यहाँ मैं द इंडियन एक्सप्रेस के एक ओपिनियन कॉलम का संदर्भ देना चाहूंगी। उसमें एक बड़ा तीखा सवाल उठाया गया था। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को इस बिगर पिक्चर को देखें तो क्या जननायकन का लीक होना सच में उनके खिलाफ कोई साजिश थी? एक दिलचस्प नजरिया है ये। या फिर जैसा कि कुछ विश्लेषकों का मानना है, इस पूरे विवाद ने असल में चुनाव से ठीक पहले उन्हें सिस्टम से लड़ने वाले एक पीड़ित के रूप में पेश कर दिया, जिससे उन्हें राजनीतिक फायदा पहुंचा। देखिए, इन घटनाओं ने एक परफेक्ट स्टॉर्म का काम किया। तटस्थ लहजे में कहूं तो विरोधियों को लगा कि उन्होंने विजय को घेर लिया है, लेकिन टीवीके ने इस पूरे नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ लिया। विजय अब सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक ऐसे अंडरडॉग बन गए थे जिसे पूरा सिस्टम मिलकर कुचलना चाहता था। और भारतीय मतदाता हमेशा अंडरडॉग से कनेक्ट करता है। बिल्कुल, और इसी माहौल में आता है मई 2026 का चुनाव। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये जो चुनाव हुआ, इसके लिए उन्होंने फरवरी 2024 में ही तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके की स्थापना कर ली थी। पर उनका एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा बहुत ही सदा हुआ था। उनका घोषणा पत्र तिरुक्कुरल के सिद्धांतों पर आधारित था। अरम, पुरुल और इनबम, मतलब धर्म, अर्थ और काम। जी, और उनका नारा था पिरप्पुक्कम एल्ला उयर्कुम, यानी सभी जन्म से समान हैं। उन्होंने अंबेडकर, पेरियार और कामराज के विचारों का पालन करते हुए एक सेंट्रल लेफ्ट विचारधारा अपनाई। पर मुझे लगता है कि उन्होंने जो वादे किए वो बहुत ही सटीक तरीके से खास डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर रहे थे। जैसे महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए और हर नवजात शिशु को सोने की अंगूठी देना। हाँ, ये महिलाओं को सीधे जोड़ने की रणनीति थी। और युवाओं के लिए उन्होंने क्या कहा? बेरोजगार स्नातकों को 10,000 रुपए महीने की मदद, 5 लाख नए रोजगार। और सबसे अनोखी बात, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मंत्रालय बनाना। जी, एक एआई मिनिस्ट्री। ये दिखाता है कि वो सिर्फ पुरानी राजनीति नहीं कर रहे थे, वो भविष्य की बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन का दावा था कि टीवीके ने बिना कोई जमीनी काम किए केवल सोशल मीडिया के प्रभाव से हवा बनाई है। मतलब पुराने नेताओं को लग रहा था कि ये सिर्फ एक इंटरनेट फिनोमेनन है। और वो पुरानी राजनीति के हिसाब से अपनी जगह सही भी सोच रहे थे। लेकिन जब मई 2026 में नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत लीं। 108 सीटें अपने पहले ही चुनाव में। जी, विजय ने खुद पेरंबूर और त्रिची ईस्ट दोनों जगहों से जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने त्रिची सीट छोड़ दी। 50 साल के दो पक्षीय शासन को उखाड़ फेंकना, ये एक ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट है जिसे शायद हॉलीवुड भी ये कहकर खारिज कर देता कि यार ये बहुत अनरियलिस्टिक है। ऐसा असल में थोड़ी होता है। बिल्कुल, ये मतदाताओं के एक बड़े वर्ग का पुरानी पारंपरिक राजनीति से मोहभंग होने का भी नतीजा था। विजय ने अपनी सेंट्रल लेफ्ट विचारधारा और सिस्टम के खिलाफ अकेले खड़े इंसान की छवि से पूरे राजनीतिक समीकरण बदल दिए। तो अगर हम इस पूरे सफर का सारांश निकालें, एक बच्चा जो एक त्रासदी के बाद खामोश हो गया था, एक युवा जिसे उसकी शक्ल के लिए मैगजीन्स ने ताने मारे थे, वो पहले साउथ सिनेमा का सबसे बड़ा थलपति बनता है और आज वो भारत के एक प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री है। ये वाकई एक अविश्वसनीय यात्रा है। सिनेमाई सफलता को वास्तविक राजनीतिक ताकत में बदलना ये इतिहास में बहुत कम लोग कर पाए हैं। बिल्कुल, लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा से एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आता है। कैसा सवाल? देखिए, अब जब सिनेमाई इमेज ट्रैप खत्म हो चुका है और असली शासन की बारी है, तो क्या एक सिनेमाई मसीहा लाल फीताशाही, गठबंधन की राजनीति और असल दुनिया की प्रशासनिक विफलताओं के बीच अपना वो जादुई प्रभाव बनाए रख पाएगा? ये सोचने वाली बात है ना? क्या सिल्वर स्क्रीन का थलपति रियल लाइफ के इन कड़े इम्तिहानों में भी बॉक्स ऑफिस जैसी सफलता दोहरा पाएगा, या फिर राजनीति की ये खुरदुरी जमीन उस सिनेमाई चमक को फीका कर देगी? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा, क्योंकि प्रचार का दौर खत्म हो चुका है और अब परीक्षा का समय है। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। खैर, आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से कई नई बातें सामने आई होंगी।